हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो है प्रावैद्युत क्या होता है, प्रावैद्युत कितने प्रकार के होते हैं, आधुरी और धुरी के बारे में बताया गया था आपको। आधुरी प्रावैद्युत और धुरी प्रावैद्युत का ध्रुवण कैसे होता है, ध्रुवण को पी से दिखाते हैं, पी ई होता है, ये सारी बातें होती हैं। यानी हमने प्रावैद्युत और उसके ध्रुवण के बारे में जान लिया था। और हमने ये भी चर्चा कर ली थी कि प्रावैद्युत का ध्रुवण तभी होगा जब उस पदार्थ को, उस प्रावैद्युत को किसी बाह्यवैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम आज जो चर्चा करेंगे, जितनी बातें हमने कल बताई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे उसी से संबंधित सारी बातें होने वाली हैं। कभी लिखने के लिए वो सारी बातें नहीं आती हैं, केवल समझना है, इसलिए आपको सारी बातें बोल करके समझाई गई। आगे अब हम लोग जो बातें समझ रहे हैं, जो बातें समझेंगे, वो उसी पर आधारित होंगे। तो कल हम लोगों ने बात किया कि प्रावैद्युत का ध्रुवण कैसे होगा। अब हम ये चर्चा करेंगे कि क्या जो है अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र है और उस बाह्य वैद्युत क्षेत्र में तो ध्यान सुनिएगा, किसी प्रावैद्युत को रख दिया जाता है। जितनी बातें बताई जाएंगी बहुत ध्यान से सुनते रहना आपको। किसी प्रावैद्युत को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या उसके बाह्य वैद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव पड़ेगा या उसके पृष्ठ आवेश घनत्व पर कोई प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि दो प्लेट है, जैसे ये आपका डस्टर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? डस्टर के जैसा एक प्लेट इस तरह यहां पर है। मन में ये बहुत इंपॉर्टेंट कल्पना है आपके दिमाग में, कई बार में इसी की कल्पना आपको करने से दिमाग में बैठाएंगे कि डस्टर जैसा एक प्लेट है, चालक प्लेट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ गया? और सेम ऐसा ही एक प्लेट यहां पर है, यानी दो प्लेट चालक प्लेट हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। ठीक? अब चूंकि हम इनको दिखा नहीं सकते तो हमने मान लिया 2 डायमेंशन है, तो हमने मान लिया एक प्लेट आपका ये हो गया और दूसरा प्लेट ये हो गया। दूसरा प्लेट ये हो गया। दोनों एक जैसे हैं, सममित हैं, दोनों की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब सेम है। क्लियर है? और एक चालक पर धनावेश है और दूसरे चालक पर मान लीजिए क्या है, ऋणावेश है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र किधर से किधर होगा? धन से ऋण। ठीक? अब एक प्रावैद्युत को इन दोनों प्लेटों के बीच भर दिया जाता है, रख दिया जाता है। बहुत ध्यान सुनिए। तो जब एक प्रावैद्युत को इसके बीच रख दिया जाएगा तो कल हमने क्या चर्चा की है कि उस प्रावैद्युत के लिए इन दोनों प्लेटों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई बाह्य विद्युत क्षेत्र की तरह व्यवहार करेगा कि नहीं करेगा? जी हां, करेगा। तो जब वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की तरह व्यवहार कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमको ये जानना है कि ध्रुवण होगा कि नहीं होगा, उस प्रावैद्युत का ध्रुवण होगा कि नहीं होगा। बात सुनाई कि नहीं आई? उस प्रावैद्युत का ध्रुवण होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। ये बात सुनाई नहीं आ गई? क्योंकि कल हमने बताया है कि जब किसी प्रावैद्युत को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसका ध्रुवण होता है, चाहे वो ध्रुवी
अणुओं से बना हो और चाहे अध्रुवीय अणु से बना हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? परिस्थितियां अलग भले हो सकती हैं, लेकिन ध्रुवण दोनों ही परिस्थितियों में होगी, चाहे वो अध्रुवीय हो और चाहे ध्रुवीय हो। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो जब ध्रुवण होगा तो जो ध्रुव बनेंगे इसके वो किस तरह बनेंगे? माइनस और ये प्लस। अब आप कहेंगे कि सर ये माइनस इधर और प्लस इधर क्यों, प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा आपने? देखिए, अगर वैद्युत ध्रुवण हो रहा है तो जो धनावेश है वो किस प्लेट की ओर होगा? ऋण प्लेट की ओर होगा, और जो ऋणावेश है वो किस प्लेट की ओर होगा? धन प्लेट की ओर। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर हो कि नहीं हुई? तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जब ये स्थिति बनेगी, लेकिन थोड़ा सा ये हो गया दूसरा प्लेट। इस तरह से आपको क्लियर? तो क्या देख रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं कि इस तरह से माइनस इधर और प्लस उधर क्यों? क्योंकि जो धनावेश होगा वो क्या होगा? प्रयास किधर करेगा? ऋण प्लेट की ओर जाने का, और जो ऋण आवेश होगा वो किधर होगा? धन प्लेट की ओर जाने का प्रयास करेगा। इसमें भी यही बात है, ऋण वाला धन की ओर है, धन वाला ऋण की ओर है, अधिक करीब है। अब यहां पर आपको यह समझना है कि जब अब ये ध्रुवण हो गया, प्रावैद्युत पदार्थ को इन दोनों चालकों के बीच, जो एक धनावेशित है और दूसरा क्या है? ऋणावेशित है, इनके बीच रख दिया गया, पूरी तरह भर दिया गया, और इस प्रावैद्युत का क्या हो गया? ध्रुवण हो गया। ध्रुवण हो गया। ध्रुवण होने के पश्चात अब क्या हो रहा है? ध्यान से देखिए, ये जो इसका इसका जो धन आवेश है वो इसके ऋणावेश से क्या हो जाएगा? निरसित हो जाएगा, कैंसिल खत समाप्त हो जाएगा। ये धनावेश इस ऋणावेश से समाप्त हो गया, ये धनावेश इस ऋणावेश से समाप्त हो गया, इसी तरह से ये धनावेश इस ऋणावेश से समाप्त हो गया, इसी तरह से ये धनावेश इस ऋणावेश से समाप्त हो गया, इसी तरह से ये धनावेश इस ऋणावेश से समाप्त हो गया, और ये धनावेश इस ऋणावेश से समाप्त हो गया। यानी इधर जो है इस तरह की स्थिति आ गई। डाट डाट पे थोड़ा समझना है इसको। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखिए, ये प्लस और ये माइनस समाप्त हो गए, ये प्लस माइनस समाप्त हो गए, इस तरह से ये प्लस माइनस समाप्त हो गए, ये प्लस माइनस समाप्त हो गए। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? इस तरह से ये क्या होते जाएंगे? समाप्त हो गए। तो क्या देखा? धन प्लेट के समीप कुछ अतिरिक्त ऋण आवेश उत्पन्न हो गए। धन प्लेट के समीप कुछ ऋण आवेश अतिरिक्त ऋण आवेश उत्पन्न हुए, और वो कौन से अतिरिक्त ऋण आवेश है? किसी कारण उत्पन्न हो रहे हैं? वो प्रावैद्युत पदार्थ के कारण, प्रावैद्युत पदार्थ के ध्रुवण के कारण। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और इसी तरह से जो दूसरा प्लेट है जो ऋणावेशित है, उसके समीप कैसा आवेश, अतिरिक्त आवेश आ गया? धन आवेश आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अतिरिक्त धन आवेश आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं? और ये जो चालक है उसका पृष्ठ होगा कि नहीं होगा? पृष्ठ होगा। तो ये जो ऋण आवेश है वो क्या होगा? वो ऋण आवेश, ये जो ऋण आवेश है वो इसके पूरी सतह पर क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। और उस स्थिति में आपको बताया गया था कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपान V। पृष्ठ आवेश घनत्व इज इक्वल टू क्या होगा?
पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर किससे हो गया, Q/A के। बताया जा चुका है आवेश बटे क्षेत्रफल। क्लियर हो गया नहीं हो गया? यहां पर सिग्मा की जगह पर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं सिग्मा P। सिग्मा P का इस्तेमाल कर रहे हैं। P फॉर पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब ध्रुवण के कारण जो पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न हो रहा है, कहां पर, प्लेटों पर, चाहे धन प्लेट पर चाहे ऋण प्लेट पर, उस पृष्ठ आवेश घनत्व को हम सिग्मा P से प्रदर्शित कर रहे हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जब ये चालक है और इस चालक पर आवेश है, तो इस चालक का पहले से ही एक पृष्ठ आवेश घनत्व होगा, क्योंकि जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है। इसी तरह से इस ऋण आवेशित प्लेट की भी बात हो चुकी है। लेकिन ये जो सिग्मा P प्रदर्शित कर रहा है, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि आगे जब टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो इसका इस्तेमाल करने वाले हैं कि जो सिग्मा P है वो कौन सा पृष्ठ आवेश घनत्व है, वो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व है। प्रेरित का मतलब क्या हुआ, वो किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, पोलराइजेशन, ध्रुवण के कारण। ध्रुवण के कारण पृष्ठ आवेश घनत्व जो उत्पन्न हो रहा है वो सिग्मा P है। और चूंकि ये धन प्लेट के कारण समीप ये ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है, ऋण आवेश मिल रहा है, इसलिए यहां पर जो पृष्ठ आवेश हम लिखेंगे वो क्या होगा, माइनस सिग्मा P। और यहां पर जो है धन आवेश है, इसलिए इसमें जो है पृष्ठ आवेश घनत्व कितना हो गया, प्लस सिग्मा। इसका मतलब आपके समझ में आ गया होगा कि आपने क्या सीखा यहां से आपने सीखा और समझा कि क्या समझा आपने समझा कि यदि दो चालकों के बीच, कैसे चालक, एक धनावेशित चालक है दूसरा ऋणावेशित चालक है, और उसके बीच किसी प्रावैद्युत पदार्थ को रख दिया जाता है, तो उस प्रावैद्युत पदार्थ के ध्रुवण के कारण चालक के पृष्ठ दोनों चालकों के पृष्ठ आवेश घनत्व में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? और जब ऐसा होगा तो इसका मतलब निश्चित रूप से विद्युत क्षेत्र पर भी क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, जी हाँ निश्चित रूप से पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा हम अगर और इस पर चर्चा करें तो हम आपको आगे जो बात बतानी हुई थोड़ा सा यहाँ पर बता दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि चूंकि ये दोनों प्लेट एक जैसे हैं, दोनों का क्षेत्रफल समान है, और दोनों पर यदि चार्ज भी क्या हो, जितना चार्ज धनावेश इस पर हो उतना ही ऋणावेश दूसरे प्लेट पर हो, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ अगर इसका चार्ज, इसका पृष्ठ आवेश, इस चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इसका क्या होगा, माइनस सिग्मा। ये बात सुनाएंगे, ये किसका पृष्ठ आवेश घनत्व हो गया, चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व हो गया। ये किसका पृष्ठ आवेश घनत्व हो गया, इस चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व हो गया। लेकिन ये क्या हो गया, ये कौन सा पृष्ठ आवेश घनत्व है, ये ध्रुवण के कारण पृष्ठ आवेश घनत्व हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अब जब ध्रुवण हो जाएगा तो इस प्लेट का जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा वो सिग्मा माइनस सिग्मा P हो जाएगा, और इसका माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा P हो जाएगा। क्लियर हुआ कि बात सुना आगे नहीं आगे, बात सुना आगे नहीं आगे? या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये सिग्मा माइनस सिग्मा P, और इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो सिग्मा माइनस सिग्मा, माइनस कॉमन ले तो क्या लेगा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पहले पृष्ठ आवेश घनत्व कितना था, सिग्मा था, कितना ध्रुवण के कारण कितना उत्पन्न हो गया, माइनस सिग्मा P, तो परिणामी आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा माइनस सिग्मा P। यहां पर क्या था, माइनस सिग्मा, यहां पर कितना उत्पन्न हुआ, सिग्मा P, दोनों को जोड़ दिया तो माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा P, ये हो गया सिग्मा माइनस सिग्मा P। और अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें तो सिग्मा माइनस सिग्मा माइनस
सिग्मा पी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि किसी प्रावैधिक पदार्थ को दो चालकों के बीच में रखते हैं तो उसके पेशाब घन में क्या होगा, परिवर्तन होगा और साथ साथ उसके विद्युत क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। कैसे हुआ मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। यदि आप लिखना चाहेंगे तो आराम से इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं, क्योंकि पूरी बात मैंने आपको समझा दी है और ये जो बातें मैंने आपको समझाई हैं वो आगे आने वाले टॉपिक में हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो क्लियर हो गया। तो ये अगर इसको आप लिखना चाहें कि प्रावैद्युत के ध्रुवण से हेडिंग डालना चाहें लिख सकते हैं कि प्रावैद्युत के ध्रुवण से विद्युत क्षेत्र पर प्रभाव, विद्युत क्षेत्र पर क्या लिखेंगे, प्रभाव। तो ये बात मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल से ही हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे प्रावैद्युत जान के, हेडिंग क्या डलवा था पहले, प्रावैद्युत तथा ध्रुवण, और उसके बारे में हम लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से सीखा है, जाना है। अब मुझे लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा कि ध्रुवण के, कल हमने ध्रुवण के बारे में क्यों बात की थी, क्यों बात की थी, वो बात समझ में आ गई होगी, इतनी चर्चा क्यों की गई थी, ताकि ये जो कंक्लूजन है ये निकल करके आए। क्योंकि अगला जो टॉपिक है हमारा चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत विभव और धारिता। तो अब हम धारिता पर चर्चा करने वाले हैं और धारिता के बारे में चर्चा करने के लिए ये बातें जाननी हमारे लिए बहुत जरूरी थी। तो आज कल परसों तक जो भी मैंने आपको सिखाया है, जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं, ताकि हम इसलिए बताए हैं ताकि आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो अब हम बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आगे। चलिए शुरू करते हैं। अगली टॉपिक है धारिता। धारिता जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कैपेसिटेंस, लेकिन इसको जानने से पहले कुछ और बातें हम लोग जानेंगे और फिर यहां पर पहुंचेंगे, कुछ और चीजें सीख लेते हैं फिर समझते हैं। तो अभी हमने चर्चा की, इसको समझने से पहले एक और टॉपिक, पहले इसको डाल लीजिए, इसको रुक जाइए। वो टॉपिक है प्रावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर। इनको समझ लीजिए, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर? शब्दों को सुनिए, प्रावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर, इसको समझ लीजिए। तो देखिए हम लोग कह रहे थे कि अभी हमने चर्चा की अगर किसी प्रावैद्युत को बाह्यवैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो ध्रुवण होने लगता है, लेकिन यदि एक बाह्यवैद्युत क्षेत्र में रखा गया तो प्रावैद्युत का क्या होने लगा, ध्रुवण होने लगा। लेकिन यदि विद्युत क्षेत्र को बढ़ाया जाए, बढ़ाता है विद्युत क्षेत्र का मान क्या किया जाए, धीरे धीरे बढ़ाया जाए, तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि प्रावैद्युत पदार्थ के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मुक्त हो जाएंगे और क्या करने लगेंगे, फ्री होकर के क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे, और उसके जो अणु होंगे, प्रावैद्युत पदार्थ के जो अणु होंगे वो क्या हो जाएंगे, आयनित हो जाएंगे। तो इस स्थिति
को भंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? भंजन कहते हैं। भंजन किसे कहते हैं? फिर से सुनिए, भंजन किसे कहते हैं? वह स्थिति जब यानी बाह्य विक्षेप के मान को क्या किया जा रहा है? धीरे धीरे क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है। बाह्य विक्षेप के मान को धीरे धीरे बढ़ाए जाने पर एक ऐसी स्थिति आती है कि प्रावैद्युत पदार्थ के अणु क्या होने लगते हैं? आयनित होने लगते हैं। तो किसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति को क्या कहेंगे? भंजन कहते हैं। उस स्थिति को क्या कहते हैं? भंजन कहते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई? नहीं आ गई? फिर से एक बार, वैद्युत क्षेत्र के मान को बढ़ाते रहने पर प्रावैद्युत में जो अणु है वो क्या होने शुरू हो जाते हैं? आयनित होने शुरू हो जाते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं? भंजन कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, इतनी बात समझ गई? तो अब आता है कि प्रावैद्युत सामर्थ्य। बहुत ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा कि वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते रहने पर क्या होता है? एक ऐसी स्थिति आती है कि भंजन की क्रिया शुरू हो जाती है। भंजन की क्रिया का मतलब क्या हुआ? जो परमाणु हैं, जो अणु हैं, इसके प्रावैद्युत पदार्थ के वो क्या होने लगे? आयनित होने लगे। तो मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि 10 न्यूटन, ये उदाहरण के रूप में ले रहा हूं, मान लीजिए 10 न्यूटन प्रति कूलम पर भंजन की जैसे ही 10 न्यूटन विद्युत क्षेत्र 10 न्यूटन प्रति कूलम से थोड़ा सा अधिक हो जाता है, वैसे ही भंजन शुरू हो जाता है। वैसे ही भंजन शुरू हो जाता है। तो ध्यान सुनिए, माना कि वैद्युत क्षेत्र जैसे ही 10 न्यूटन प्रति कूलम से थोड़ा सा अधिक हो जाता है, वैसे भंजन की क्रिया शुरू हो जाती है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? तो ये जो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र का जो अधिकतम मान है, उसे ही क्या कहते हैं? प्रावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। यानी इससे थोड़ा सा ही अधिक हो जाने पर भंजन की क्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए वैद्युत क्षेत्र के इस अधिकतम मान को प्रावैद्युत सामर्थ्य, यानी सामर्थ्य मतलब क्षमता, इतना ही सह सकता है, इससे ज्यादा नहीं सकता है। इससे अधिक अगर वैद्युत क्षेत्र हो रहा है तो भंजन की क्रिया क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। इसलिए इस वैद्युत क्षेत्र के इस मान को क्या कहते हैं? प्रावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं कि वैद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिस पर प्रावैद्युत भंजन की क्रिया वैद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिस पर प्रावैद्युत भंजन की क्रिया क्या होने वाली है? शुरू ही होने वाली हो। इसे प्रावैद्युत क्या कहते हैं? सामर्थ्य कहते हैं। प्रावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिससे अधिक
जिस पर प्रावैद्युत भंजन की क्रिया शुरू ही होने वाली हो उसे क्या कहते हैं? यानी उससे थोड़ा सा ही अधिक हो जाने पर वैद्युत क्षेत्र का मान, यानी उससे थोड़ा सा, यानी जैसे अगर हम यहाँ पर 10 मीटर प्रति कूलाम के बारे में बात कर रहे हैं तो 10 मीटर प्रति कूलाम से थोड़ा सा अधिक हो जाने पर क्या हो जा रहा है? भंजन की क्रिया शुरू हो जा रही है, इसलिए 10 मीटर प्रति कूलाम क्या हो जाएगा? प्रावैद्युत सामर्थ्य हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर बताइए, वैद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिस पर प्रावैद्युत भंजन की क्रिया शुरू ही होने वाली है, इसका मतलब क्या हो गया? यदि थोड़ा सा उससे अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रावैद्युत भंजन हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रावैद्युत सामर्थ्य वास्तव में है क्या, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि प्रावैद्युत सामर्थ्य एक सामर्थ्य नहीं है बल्कि वैद्युत क्षेत्र है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? कभी कभी क्वेश्चन फंसा करके ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होगा? अब आप जानते हो कि सामर्थ्य का मात्रक तो वाट होता है, लेकिन अब अगर आप नहीं जानते हो, प्रावैद्युत सामर्थ्य के बारे में नहीं जानते हो, तो आप प्रावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक वाट नहीं बताओगे। अगर आप जानते हो तब तो बता दोगे कि प्रावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम। अगर नहीं जानते हो तो क्या बताओगे? वाट। क्यों? क्योंकि प्रावैद्युत सामर्थ्य क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ये बात सुना है कि नहीं आ गई? हम लोग आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब भंजक विभवांतर क्या है? यही प्रावैद्युत सामर्थ्य की स्थिति में, भंजन की स्थिति में जो विभवांतर होता है उसे क्या कहते हैं? भंजक विभवांतर कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यानी प्रावैद्युत सामर्थ्य की स्थिति में, यानी जिस समय विद्युत क्षेत्र किसके बराबर हो? प्रावैद्युत सामर्थ्य के बराबर हो, उस स्थिति में जो वोल्टेज होगा उसे क्या कहेंगे? भंजक विभवांतर कहते हैं। या सरल भाषा में कह सकते हैं, सीधी सी भाषा में कह सकते हैं कि वो विभवांतर जिस पर भंजन की क्रिया शुरू ही होने वाली है उसे भंजक विभवांतर कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे? कि प्रावैद्युत सामर्थ्य से संबंधित विभवांतर को क्या कहते हैं? भंजक विभवांतर कहते हैं। तो परिभाषा सरल भाषा में क्या लिखेंगे कि वह विभवांतर जिस पर भंजन की क्रिया क्या होने वाली है? शुरू ही होने वाली हो, उसे क्या कहते हैं? भंजक विभवांतर कहते हैं। भंजक विभवांतर कहते हैं। ये बात क्लियर होगी नहीं होगी? भंजन जानेंगे, भंजन क्या है? बाह्य क्षेत्र का मान बढ़ाते जाएंगे, एक ऐसी स्थिति आएगी कि प्रावैद्युत पदार्थ के अणु आयनिक होना शुरू करेंगे। उस स्थिति को क्या कहते हैं? भंजन कहते हैं। और जिस स्थिति में, जिस विद्युत क्षेत्र पर भंजन की क्रिया शुरू ही होने वाली होगी उसे क्या कहते हैं? प्रावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। और जिस विभवांतर पर भंजन की क्रिया शुरू होने वाली होती है उसे क्या कहते हैं? भंजक विभवांतर कहते हैं। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? धारिता की। इधर सुना रहा होगा, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं।
धारिता जिसे आप क्या कहते हो, कैपेसिटेंस। धारिता जिसे क्या कहते हो, कैपेसिटेंस। क्या है कैपेसिटेंस? तो देखिए, यदि किसी चालक को आपको आवेशित करना है, मान लीजिए किसी चालक को आपको आवेशित करना है, मान लीजिए 2 कूलाम आवेशित करना है, 3 कूलाम, कोई चार्ज देना है, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा चार्ज एक ही बार में दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। आप उस जो है चालक को धीरे धीरे आवेशित करो, और जब धीरे धीरे आवेशित कर रहे हो, मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक चालक है, वो ध्यान समझिएगा, और इस चालक को जो है अभी ये आवेशित नहीं है, इसको मान लीजिए 3 कूलाम आवेश देना है, और 3 कूलाम आवेश एक बार में नहीं देकर के मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप 1-1 कूलाम आवेश दे रहे हैं, तो कितनी बार में आवेशित हो गए? 3 बार में। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, जरूर नहीं कि ऐसा ही है, समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो मान लीजिए, यानी ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यदि आप किसी चालक को आवेशित करते हो, तो उस चालक पर जितना, जैसे मान लिया आपको 3 कूलाम आवेश देना, तो नहीं कि एक साथ उस पर 3 कूलाम आपने तुरंत आवेशित हो गया हो, थोप दिया, वो धीरे धीरे आवेशित होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए कि एक बार वो कितना आवेशित हो रहा है? 1 कूलाम आवेशित, 1 कूलाम आवेशित हो रहा है। तो जब 1 कूलाम इस पर प्लस चार्ज आ गया, तो अगला जब 1 कूलाम आवेशित करना चाहेंगे, हम उसको आवेश देना चाहेंगे, तो इसके कारण प्रतिकर्षण, उस आवेश पर प्रतिकर्षण लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि ये भी धन आवेशित है, 1 कूलाम जो आवेश देना चाह रहे हैं आप, वो भी धन आवेशित है, तो उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। ये बात समझ नहीं है? कार्य करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? समझ नहीं आ गया? और जब कार्य करना पड़ेगा, तो ये कार्य किस के रूप में संचित हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। और आपको बताया जा चुका है कि जो एकांक आवेश की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, वह क्या होता है? विभव कहलाता है। ये भी बताया जा चुका है। तो यहां से आपने क्या देखा? यहां से आपको ये जानना है कि आप किसी चालक को, ये नहीं कि जितना चाहो उतना आवेशित कर सकते हो, उसकी एक क्या होती है? कैपेसिटी होती है। ये नहीं कि आप जितना चाहो आप उसको चाहे जितना चाह सकते हो, उसकी भी एक क्षमता होती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये बात सुना कि नहीं आ गई? और दूसरी बात आपने यहां से सीखा कि अगर किसी चालक को आपको आवेशित करना है, तो ये नहीं है कि आप एक ही बार में उसको आवेशित कर दोगे, बल्कि छोटे छोटे भागों में उसको आप आवेशित कर सकते हो, एक साथ उसको आवेशित नहीं कर सकते हो। ये बात समझ में नहीं आई? तो यहां और ये भी आपने सीखा कि आवेशित, अगर आवेश को और आवेश को इस चालक पर लाना है, तो उनको कार्य करना पड़ेगा, यानी ऊर्जा को देना पड़ेगा। ऊर्जा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इसका मतलब वो बढ़ेगा। इसका मतलब क्या सीखा कि यदि आपको किसी चालक पर आवेश को बढ़ाना है, यदि आपको किसी चालक पर आवेश बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा? वो चालक का पर आप जो आवेश बढ़ेगा, वो सीधे किसके अनुक्रमानुपाती होगा? विभव के अनुक्रमानुपाती होगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? ये बात समझ आई कि नहीं आई? समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो सबसे पहले एक बात आपको लिखनी है कि धारिता वास्तव में क्या है? किसी चालक के द्वारा, किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को, किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उस चालक की धारिता कहते हैं। उस चालक की क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं।
ये मैंने आपको बताया। चालक की क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सामान्य भाषा में आप जाते हो, दूध वाला दूध देता है डिब्बे से, क्या लीटर या 1 लीटर, कहता है इसकी कितना है, इसमें इसकी धारिता 1 लीटर है। इसका मतलब वो अधिक से अधिक उस बर्तन में 1 लीटर ही दूध आ सकता है, 1 लीटर ही पानी आ सकता है, इसलिए उसकी धारिता कितनी हो गई? 1 लीटर। तो वही बात होगी, किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होगी उस चालक की क्या कहलाएगी? धारिता कहलाएगी। कौन सी धारिता कहलाएगी? क्लियर हो? यानी जो आप व्यवहारिक जीवन में देखते हो उसी तरह से यहां पर आपको समझना है कि जैसे बर्तन की धारिता है तो बर्तन क्या करता है? बर्तन पानी को ग्रहण करता है या तेल को ग्रहण कर, बर्तन में या तो तेल रखा जाता है या दूध रखा जाता है या कोई लिक्विड रखा जाता है। जबकि यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? चालक के बारे में। और चालक क्या ग्रहण करेगा? आवेश ग्रहण करेगा। इसलिए यहां पर किसके ग्रहण करने की क्षमता की बात होगी? आवेश के ग्रहण करने की क्षमता की बात होगी। और जितना आवेश वो ग्रहण कर सकता है उसी का कहते हैं, उस चालक की धारिता कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चाहे चालक को चाहे जितना आवेश देते हैं और वो आवेशित होता जाएगा, उसकी भी कोई ना कोई कैपेसिटी होती है। और वो कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है? वो कैपेसिटी डिपेंड करती है कि कई चीजों पर डिपेंड करती है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन जो बात हमने यहां पर आपको बताई है कि अगर हम किसी चालक को आवेश दे रहे हैं तो चालक को आवेश के टुकड़ों में देंगे और वो आवेश अगला आवेश देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। अर्थात किसी चालक को जो दिया गया आवेश है Q, वो V के वोल्टेज के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होता है। Q वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होता है। और जब भी आपको बताया गया है कि अनुक्रमानुपाती Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और जब भी आप अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाते हैं, इस तरह से गुणा करते हैं, तो Q इज इक्वल टू हो गया C। मुझे लगता है आपको, जहां C क्या है? C एक नियतांक है। जहां C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता, जिसे चालक की धारिता कहते हैं। बात सुना है कि नहीं? आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे लगता है समझ आ गया होगा। तो आज जो बातें मैंने बताई मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होंगी। एक ही बात को मैं 2-3 बार इसलिए बोल देता हूं ताकि आपको दिमाग में वो चीजें बैठ जाएं। सामने कोई रहता नहीं है, इसलिए मुझे ये डर रहता है कि ऐसा ना हो कि मैं किसी चीज को बताऊं और आप उन चीजों को समझ ना पाए तो आपको दिक्कत हो। कभी कभी इसी चीज में बोलते समय कभी कभी क्या होता है, इसीलिए थोड़ा सा कभी कभी उल्टा हो जाता है, तो उसको नजरअंदाज कीजिएगा। अगर कहीं भी कोई समस्या होगी तो आप क्वेश्चन करके पूछ लीजिएगा। मेरी कोशिश है कि आप बेहतर ढंग से सीखें। आज जो बातें बताई गई थोड़ा स्लो चल रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि स्लो भले ही चले, लेकिन कोर्स आपका आराम से खत्म होगा। एकदम चिंता मत कीजिए, समय से समाप्त होगा। बेहतर ढंग से पढ़िए, मेहनत करिए, जो बातें बताई जाती है उसको दिमाग में बैठाइए, तैयार कीजिए। और इसके आगे कल हम लोग बेहतर ढंग से बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि सी क्या है, इसका मात्रक क्या होगा, सारी बातें हम लोग चर्चा करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।